नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पशु आहार प्रबंधन, जो आपके एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन विज्ञान के अंदर दे रखा है। यहां से सभी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपके हेयर मेकिंग से हो या फिर साइलेज मेकिंग से हो या पशु आहार से संबंधित क्वेश्चन हो। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पशु आहार को कंप्लीट करने वाले हैं। बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखें, सब कुछ समझ में आएगा और आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एक बार कमेंट बॉक्स में सारे के सारे स्टूडेंट जय जवान जय किसान जरूर लिखें। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपके कृषि पर्यवेक्षक का पेपर 21 अक्टूबर 2023 को होने वाला है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर के 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। 60 में से 20 क्वेश्चन आपके पशुपालन विज्ञान के आते हैं और पशुपालन विज्ञान में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। 2-3 टॉपिक हैं जिनमें से एक टॉपिक आज के इस वीडियो में हमारा कवर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, बात करेंगे पशु आहार प्रबंधन। अब आप सभी जानते हो कि पशु क्या होता है, एनिमल। मैनेजमेंट का मतलब भी सभी जानते हो, तो यहां से हम समझते हैं कि जो ये आहार है इसको कैसे डिफाइन करेंगे या फिर ये क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, आहार क्या होता है। पशु को 24 घंटे के अंदर जो भी खाने को दिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, पशु आहार कहा जाता है। वेरी सिंपल है, अच्छे से फोकस बनाए रखना, एक एक चीज समझ में आएगी। अभी तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ किसकी, आहार की बात कर रहा हूं। और आहार में आपको क्या याद रखना है कि पशु को 24 घंटे में जो भी कुछ खाने को दिया जाता है उसे पशु आहार कहा जाता है। परिभाषा भी नोट करवाऊंगा, इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको अवेलेबल करवाऊंगा। बट मेरा कहना यही है कि जो भी मैं बोर्ड पर लिखूं आप नोट करते हुए चले, रजिस्टर में नोट करें, क्योंकि तब जाके हमें ज्यादा समय तक चीजें याद रह पाती है। अगर आपने क्लास को देखा, ठीक है, देख लिया, नोट नहीं किया, तो आपको थोड़े दिन तक याद रहेगा, या क्लास में जब अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तब आपको समझ में आएगा। लेकिन इसके बाद में हो सकता है 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, हो सकता है एग्जाम तक आप भूल जाओ। तो इसीलिए रजिस्टर में नोट जरूर करें। बात कर रहा हूं आहार की, तो आहार क्या होता है, 24 घंटे के अंदर, सीधा सीधा सिंपल लिखेंगे हम, 24 घंटे में 24 घंटे में 24 घंटे में पशु को जो कुछ भी जो कुछ भी खाने को दिया जाता है, खाने खाने को दिया जाता है दिया जाता है पशु आहार कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, पशु आहार कहलाता है। तो देखो, अब तक मैंने आपको इतना बताया है कि आहार क्या होता है, तो समझ में आया होगा। यहां पर अंडरलाइन करना कि 24 घंटे में जो भी हम पशु को जो कुछ भी खाने को दिया जाता है उसी को पशु आहार हम कहेंगे। चाहे आप भूसा खिलाओ, चाहे आप बाटा खिलाओ, चाहे आप हरा चारा खिलाओ, इन सबको पशु आहार बोलेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर हम उसको जो भी दे रहे हैं खाने को, अगर पशु खा रहा है तो उसी को हम पशु आहार बोलेंगे। एक और छोटी सी परिभाषा यहां से एग्जामिनर आपसे पूछता है, जिसको हम बोलते हैं भोज्य पदार्थ। क्या बोलते हैं, भोज्य पदार्थ। अब भोज्य पदार्थ हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि भोज्य पदार्थ क्या होता है। अभी आहार हमने समझा, तो ध्यान रखना, भोज्य पदार्थ आहार का ही एक पार्ट होता है। कहने का मतलब है पशु को हम जो कुछ भी खिलाते हैं, ठीक है, वो पशु आहार कहलाता है। और पशु आहार के पर्टिकुलर एक भाग को क्या कहा जाता है, उसी को भोज्य पदार्थ बोलेंगे। मतलब 24 घंटे में जो कुछ भी हमने खाने को दिया, आहार, आहार का कोई पर्टिकुलर एक भाग क्या कहलाता है, भोज्य पदार्थ कहलाता है। इसकी परिभाषा नोट कीजिए, वे सभी चारे या दाने जो पशु को खिलाए जाते हैं, वे सभी चारे या दाने जो पशु को खिलाए जाते हैं, जो पशु को खिलाए खिलाए जाते हैं, पशु आहार के एक अवयव को या एक भाग को क्या कहा जाता है, भोज्य पदार्थ कहा जाता है।
वे सभी चारे या दाने जो पशु को खिलाए जाते हैं। पशु आहार के एक अवयव या एक भाग को भोज्य पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? भोज्य पदार्थ कहा जाता है। अगर आपने इस बार के पशुपालन विज्ञान के वीडियो लेक्चर देखे हो तो मैंने बिल्कुल थ्योरी भी आपको क्लास में ही नोट करवाई है, ताकि क्लास के बाहर क्वेश्चन जाए ही नहीं। बिल्कुल डिटेल में मैंने पढ़ाया है। हाँ, व्यूज कम आ रहे हैं बट उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना, और अच्छे से पढ़ना, अच्छे से याद करना, यही टारगेट है हम लोगों का। तो यहाँ पर अब तक मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई है कि आहार क्या होता है। 24 घंटे में पशु को जो कुछ भी खिलाया जाएगा उसको पशु आहार कहा जाता है। बात करें भोज्य पदार्थ की, तो भोज्य पदार्थ क्या होता है? आहार का ही एक अवयव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? भोज्य पदार्थ बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और परिभाषा जो आपने बचपन में भी पढ़ी होगी, हमारे लिए भी पढ़ी होगी, संतुलित आहार का नाम आपने सुना होगा। तो उसी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। स्टार लगाना और बात करेंगे किसकी? संतुलित आहार। अब संतुलित आहार क्या होता है? जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, ऐसा आहार या ऐसा चारा जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व अच्छी मात्रा में और अच्छे अनुपात में विभाजित हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूं, वे चारा या वे आहार जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व सही अनुपात में विभाजित हो, ऐसे आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। चलिए आइए इसकी परिभाषा नोट करते हैं। डेफिनेशन कैसे नोट करोगे? ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में तथा बोलो, क्या बोला मैंने? तथा सही अनुपात में विभक्त हो, ऐसा आहार क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? बोलो, ऐसा आहार क्या कहलाता है? बोलो, संतुलित आहार कहलाता है। संतुलित आहार कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब तक टोटल 3 परिभाषाएं मैंने आपको याद करवाई है। उम्मीद करता हूं एक एक परिभाषा याद होगी। आहार हमने देखा, 24 घंटे में पशु को जो कुछ भी देंगे वो आहार कहलाता है। भोज्य पदार्थ आहार का एक अवयव भोज्य पदार्थ कहलाता है। इसके बाद हमने क्या देखा? संतुलित आहार। संतुलित आहार का अभिप्राय यही है कि उसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर सब कुछ अच्छे तरीके से होना चाहिए और सही अनुपात में होना चाहिए। ऐसे आहार को ही हम क्या बोलेंगे? संतुलित आहार कहा जाता है। आई होप ये परिभाषा भी आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पर टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं जीवन निर्वाह आहार। क्या बोलेंगे? आइए समझते हैं। एक एक चीज समझना है अच्छे से, और कोई भी चीज समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आंसर आगे आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा। बात कर रहे हैं किसकी? जीवन निर्वाह आहार की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हो, ऐसे आहार को हम क्या बोलेंगे? जीवन आहार बोलेंगे या जीवन निर्वाह आहार बोलेंगे। नहीं आया समझ में? समझा कर ही जाऊंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। मतलब ऐसा चारा पशु को हम देंगे जिसमें वो चल सकता है, फिर सकता है, उसके शरीर का तापमान यथावत बना रहे, भार अच्छे से बना रहे, सब कुछ अच्छे से चलता रहे। ठीक है, ना तो वो अपने शरीर में वृद्धि कर सके और ना ही उसके शरीर में कोई क्षति हो सके। ऐसे आहार को ही हम क्या बोलेंगे? जीवन निर्वाह आहार बोलेंगे। आई होप समझ में आया होगा। कहने का मतलब है जीवन जीना है हमें और कुछ नहीं करना। ना तो शरीर में कोई वृद्धि करनी है और ना ही शरीर में कोई क्षति करनी है। हमें तो बस उसको एक डायरेक्शन में सीधा बनाए रखना है, क्या लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए। ऐसे आहार को मैंने क्या बोला है? जीवन निर्वाह आहार बोला है। आइए डेफिनेशन इसकी नोट करते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखोगे? वह आहार
वह आहार जिससे जिससे पशु का स्वास्थ्य पशु का स्वास्थ्य तथा शारीरिक शारीरिक तापमान व भार यथावत यथावत बना रहे ऐसे आहार को जीवन निर्वाह आहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? ऐसे आहार को जीवन निर्वाह आहार आहार कहा जाता है। अच्छा, यहां पर चाहो तो आप एक और लाइन ऐड कर सकते हो, ऐसा आहार जिससे ना तो पशु के शरीर में अधिक वृद्धि हो और ना ही क्षति हो। ऐसे आहार को ही मैंने क्या बोला है? जीवन निर्वाह आहार बोला है। अरे कहने का मतलब तो ये है, सीधी सी भाषा में अगर हम समझे कि दाल रोटी मिलती रहे साहब, गुजारा हमारा चलता रहेगा, हमें कोई लाडू बाटी नहीं चाहिए, ना ही गुलाब जामुन चाहिए, ना ही मिठाई चाहिए, ना ही पनीर की सब्जी चाहिए, ना ही ब्रेड पकौड़े चाहिए, पनीर पिज्जा कुछ हमें नहीं चाहिए, बस दाल रोटी मिलती रहे। ऐसे आहार को हमने क्या बोला है? जीवन निर्वाह आहार बोला है, जिससे शरीर में ना तो वृद्धि हो और ना ही क्षति हो। ऐसे आहार को ही मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ? बोलो बोलो बोलो, जीवन निर्वाह आहार बोल रहा हूँ। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चाहो तो ये लाइन आप लिख सकते हो नीचे, जिससे जिससे ना तो वृद्धि हो ना तो वृद्धि हो और ना ही सती हो। ऐसे आहार को ही मैंने क्या बोला? जीवन निर्वाह आहार बोला है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में पुटअप होता है। क्वेश्चन क्या आता है? आपने देखा होगा कई बार कि बताइए 100 किलो भार पर हमें कितना जीवन निर्वाह आहार गाय को देना चाहिए, कितना जीवन निर्वाह आहार भैंस को देना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और उनका आपको सही आंसर देना है। सही आंसर तब दे पाओगे जब वीडियो को पूरा देखोगे। और हाँ, अगर ये सारी की सारी परिभाषाएं वाकई में समझ में आई है यार, वीडियो को दिल से लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास को पढ़ सके, अपने एग्जाम को फाइट कर सके, अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जीवन निर्वाह आहार की। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं, लेकिन अब आते हैं क्वेश्चन पे। किस तरीके से क्वेश्चन आता है? 100 किलो भार पर कितना आहार हमें देना है? कौन सा? जीवन निर्वाह। तो गाय का और भैंस का दोनों का अलग अलग लिखवाऊंगा मैं आपको। 100 किलो भार पर 100 किलो भार पर, अब देखो यहां गाय को और किसकी बात कर रहा हूं? भैंस की। अगर मैं बात करूं किसकी? गाय। गाय मतलब बोलो बोलो, काउ। जूलॉजिकल नेम क्या है? बॉस इंडिकस और बॉस टॉर्च। 100 किलो भार पर गाय को जो हम देंगे जीवन निर्वाह आहार, या इसी को शुष्क पदार्थ भी बोला जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो कितना देना है हमें? याद रखना, 3 किलो देना है। कितना देना है? 3 किलो। अभी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, आंसर देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी? गाय भैंस पानी में बुबेलस बुबेलिस की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इसको हमें 2.5 kg देना है। कितना देना है? 2.5 kg। 100 किलो भार पर गाय को 3 किलो और भैंस को 2.5 kg। क्या देंगे? बोलो मेरे दोस्तों, क्या देंगे? अरे आंसर आप ही को तो देना है, क्योंकि अभी जस्ट आपने पढ़ा है। उसको हम देंगे जीवन जीवन निर्वाह आहार। क्या देंगे मेरे दोस्तों? जीवन निर्वाह आहार देंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि बताइए 9 किलो भार पर गाय को हमें कितना शुष्क पदार्थ देना है? इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से बोल रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा 300 किलो भार पर हमें गाय को कितना शुष्क पदार्थ देना है? इधर चाहो तो साइड में आप लिख लेना। मैं बात कर रहा हूं कि गाय का वेट अगर 300 केजी है तो इससे कितना हम जीवन निर्वाह आहार देंगे, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मोटा चारा। कि मोटा चारा क्या होता है, यहीं पर स्टार लगा के नोट करेंगे। मोटा चारा, देखो आपने कई सारे नाम सुने होंगे कि सर बाटा क्या होता है, मोटा चारा क्या होता है, हरा चारा क्या होता है,
शुष्क चारा क्या होता है, सब बता के जाऊंगा, बस वीडियो में आप फोकस बनाए रखना। तो देखो, मोटा चारा ऐसा चारा होता है जिसमें 18% से ज्यादा क्रूड फाइबर होना चाहिए, मतलब कच्चे रेशे की मात्रा होना चाहिए, और 60% से कम कुल पाच्य पदार्थ होना चाहिए। सर समझ में नहीं आया, समझा के जाऊंगा, है ना, चिंता ना करें। मैं बात कर रहा हूं किसकी, मोटा चारा। मोटा चारा क्या होता है, ऐसा चारा जिसमें 18% से ज्यादा क्या हो, बोलो क्या हो, ज्यादा कच्चा रेशा हो, क्रूड फाइबर हो, वह 60% से कम कुल पाच्य पदार्थ हो, ऐसे चारे को ही हम क्या बोलेंगे, मोटा चारा बोलेंगे। अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। पशु आहार, ऐसा पशु आहार, ऐसा पशु आहार जिसमें, ऐसा पशु आहार जिसमें जिसमें कच्चे रेशे की मात्रा, कच्चे रेशे की मात्रा, कच्चे रेशे की मात्रा 18% से अधिक, 18% से अधिक, तथा कुल पाच्य पदार्थ, तथा कुल पाच्य पदार्थ, कुल पाच्य पदार्थ को मेरे दोस्तों बोलते हैं TDN, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, ठीक है। और यहाँ पर जो कच्चा रेशा है इसको हम बोलेंगे CF, है ना, क्रूड फाइबर, याद रखोगे। तो की मात्रा 18% से अधिक तथा कुल पाच्य पदार्थ की मात्रा, की मात्रा 60% से कम, 60% से कम हो, ऐसे चारे को ही क्या बोला जाता है, मोटा चारा बोला जाता है। क्वेश्चन यहीं से बनता है, इन जगह से ही क्वेश्चन आता है। और आई होप ये परिभाषा समझ में आई होगी। ये तो परिभाषा मैंने लंबी चौड़ी बना दी, लेकिन अगर सिंपल सा आप इसको याद करोगे तो कैसे याद रखना है कि सर मोटा चारा वो है जिसमें तो CF कितना होगा, 18% से अधिक होगा, और जिसमें TDN, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, सॉरी, 60% से कम होगा। ऐसे चारे को ही हम क्या बोलेंगे, मोटा चारा बोलेंगे। ये अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ये समझ में आया तो अगली जो परिभाषा आ रही है वो भी आपको समझ में आएगी, गारंटी देता हूं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से। बात की है मोटे चारे की, उदाहरण भी अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि घास हो गया है, ठीक है। घास जो है आपके इसी के अंदर आता है, किसके अंदर, मोटे चारे के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो परिभाषा हमारे पास आने वाली है वो आएगी बाटा, या फिर उसको हम बोलते हैं सांद्रित आहार। क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, बाटा या फिर सांद्रित आहार। स्टार लगा के नोट करोगे, बाटा या फिर सांद्रित आहार की मैं बात कर रहा हूं। अब ये क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मोटा चारा समझ में आया तो आपको ये समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, क्योंकि ये जस्ट उसके अपोजिट है। अपोजिट कैसे हैं, अपोजिट का मतलब है कि इसमें जो क्रूड फाइबर होगा, कच्चे रेशे की मात्रा, वो 18% से कम होगी, और कुल पाच्य पदार्थ की मात्रा 60% से अधिक होगी। ऐसे चारे को ही क्या कहा जाता है, बाटा कहा जाता है, या सांद्रित आहार कहा जाता है। तो चलिए नोट कीजिए, इसमें क्या नोट करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है ना, डायरेक्ट नोट करवाऊंगा। इसमें जो कच्चा रेशा होगा, क्या होगा मेरे दोस्तों, कच्चा रेशा, जिसको हम क्रूड फाइबर बोलते हैं, ये क्या होगा, ये होगा 18% से कम। इसे रो का मतलब कम याद रखना है। इसके अलावा मैंने बोला कुल पाच्य पदार्थ, किसकी बात की मेरे दोस्तों, कुल कुल पाच्य पदार्थ की मैंने बात की। ये ऐसे टॉपिक हैं, अगर फोकस बोर्ड पर बना रहेगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये कितना होना चाहिए, ये 60% से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, अधिक होना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को तो बाटा या सांद्रित आहार हम बोलते हैं। इसमें याद रखना है कि कच्चा रेशा कितना, 18% से कम होना चाहिए, जबकि कुल पाच्य पदार्थ 60% से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, TDN बोलते हैं। कई बार शॉर्ट में लिखा हुआ आ जाए, या पूरा नाम अगर इसका मतलब इसका आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट जिनको पशु क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है, उनका पाचन कर सकता है। तो ऐसा कितना होना चाहिए, इसमें 60 से ज्यादा होना चाहिए। और फाइबर, उसका पूरा पाचन नहीं हो पाता है, ये कितना होना चाहिए, 18% से कम होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब तक मैंने करीबन करीबन आपको 5 डेफिनेशन यहाँ पर याद करवाई। सबसे पहले आहार की, फिर भोज्य पदार्थ की, फिर संतुलित आहार की, फिर हमने बात की है यहाँ पर हमारे पास जीवन निर्वाह आहार, मोटा चारा, सांद्रित। 6 परिभाषाएं याद करवा चुका हूं और आई होप आपको 6 परिभाषाएं अच्छे से याद होगी। चलिए बात करते हैं कुल शुष्क पदार्थ क्या होता है। यहां से भी कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कुल शुष्क पदार्थ, स्टार लगा के नोट करोगे। कुल शुष्क पदार्थ दोस्तों, इस समय पे गर्मी खतरनाक हो रही है, आपने देखा हो तो, ठीक है। मतलब गर्मी पार है, पसीना ही पसीना है, क्योंकि बारिश कम आ रही है और उमस ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से पंखा वगैरह काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कुल शुष्क पदार्थ क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, कुल शुष्क पदार्थ ऐसा चारा होता है जिसमें 2/3 भाग तो क्या होना चाहिए, आपके मोटा चारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2/3 भाग आपके मोटा चारा होना चाहिए और आपके 1/3 भाग क्या होना चाहिए, बाटा होना चाहिए। और उस बाटे में 17% आपके प्रोटीन होना चाहिए। ऐसे चारे को ही कुल शुष्क पदार्थ, ये नाम कई बार आपने सुना होगा कि कुल शुष्क पदार्थ क्या होता है चारे के अंदर। तो यहाँ पे समझना मैंने क्या बोला, इसमें 2/3 भाग, क्या 2/3 भाग तो क्या होना चाहिए, मोटा चारा, मोटा चारा प्लस, किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्लस, अच्छे से समझना है ना, प्लस आपके क्या होना चाहिए, 1/3 भाग, 1/3 भाग बाटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, बाटा होना चाहिए। बाटा में आपको समझा चुका हूं ये जस्ट की बाटा क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कुल शुष्क पदार्थ हम किसको बोलेंगे। इसको एक बॉक्स में अच्छे से बंद कर लेना, किसको बोलेंगे, जिसमें 2/3 भाग तो क्या होना चाहिए, आपके मोटा चारा होना चाहिए और 1/3 भाग आपके क्या होना चाहिए, बाटा होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहां से भी कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि जो मोटा चारा है, मोटा चारा, ठीक है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो यहीं पे शॉर्ट में लिख लेना मेरे दोस्तों, मोटा चारा। अब देखो मोटा चारा भी क्या होना चाहिए, डिटेल में समझा रहा हूं, फोकस वीडियो पे होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा सब ऊपर से जाएगा। अब मोटा चारा किसको बोलेंगे, मोटे चारे में क्या हरा चारा होना चाहिए, क्या सूखा चारा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कितना कितना परसेंट। एग्जामिनर यही तो क्वेश्चन पूछता है आजकल कि बताइए कितना परसेंट किसका होगा, कितना परसेंट किसका नहीं होगा। तो याद रखना इसमें 2/3 भाग तो सूखा चारा होना चाहिए और 1/3 भाग आपके क्या होना चाहिए, हरा चारा होना चाहिए। तो इसमें भी हम नोट कर लेंगे मोटा चारा क्या होगा, 2/3 भाग, 2/3 भाग बोलो, क्या बोला मैंने, सूखा चारा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मेरे दोस्तों, सूखा हुआ चारा होना चाहिए, ठीक है। प्लस यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि 1/3 भाग, 1/3 भाग क्या होना चाहिए, हरा चारा होना चाहिए, हरा चारा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को कुल मिलाकर मोटा चारा हम बोलते हैं। मोटा चारा समझ में आया क्या होता है, ध्यान से सुनना, वापस बोल रहा हूं, 2/3 भाग तो सूखा चारा हो जाएगा और 1/3 भाग आपके क्या हो जाएगा, हरा चारा हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो देखो अब तक पशु आहार में जो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से याद करना, रजिस्टर में नोट करना, समझ में नहीं आए वीडियो को बार बार देखना, फिर भी समझ में नहीं आए कमेंट कर देना, अगले वीडियो में आते ही सबसे पहले उसी को समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया या बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये चीजें कहीं बच्चों के ऊपर से जाती है और आंसर गलत करके आते हैं। अगर आपने देखा हो, आई थिंक जेट 2021 का जो पेपर था, पशुपालन विज्ञान को बहुत आसान समझते हैं, लेकिन उसमें 7 क्वेश्चन ऐसे आए थे दोस्तों, 7 क्वेश्चन जो सभी बच्चों के ऊपर से गए थे, उनको कोई सही नहीं कर पाया था। बहुत कम स्टूडेंट जिन्होंने डिटेल में पढ़ा था। तो ऐसा नहीं है कि कृषि पर्यवेक्षक के पेपर में हर बार इजी क्वेश्चन ही पूछे जाए, और इस बार तो कंपटीशन काफी ज्यादा है, आपने देखा हो नंबर ऑफ पोस्ट कम है, 430 है। ऐसा नहीं है ये टॉपिक कृषि पर्यवेक्षक में ही आता है, जितने भी एग्जाम हैं जिनमें पशुपालन विज्ञान या पशु आहार सिलेबस में दे रखा है, उन सभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं जलपान कर लेता हूं, चाहो तो आप भी जलपान कर लो। इसके बाद हम बात करेंगे पशु संरक्षण की, या इसके रिलेटेड कुछ टॉपिक है जो मैं आपको बताऊं। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों, ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दूध के ऊपर थोड़ा सा।
अगर गाय दूध देती है, 3 किलो दूध देती है, 10 किलो दूध देती है, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए इतने किलो दूध पर हमें कितना बाटा देना चाहिए पशु को। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो स्टार लगा के नोट करोगे। गाय को 3 किलो 3 किलो दूध पर 1 किलो बाटा देना चाहिए। क्या देना चाहिए मेरे दोस्तों? बाटा देना चाहिए। ये याद रखना अच्छे से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर यहां पर हम बात करें किसकी, भैंस गई भैंस पानी में, भैंस को 5 केजी दूध पर 1 किलो बाटा देना चाहिए। कितना? 1 किलो बाटा देना चाहिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? अगर भैंस कितना 7 किलो दूध देती हो तो उसे हमें कितना बाटा देना है? क्या बताना है आपको? कितना बाटा देना है। अगर भैंस कितना दूध देती है, 7 किलो दूध देती है, तो उस पर हम कितना बाटा देंगे? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, इसके अलावा एक दो छोटे छोटे टॉपिक आते हैं। पशुओं को पालने के लिए हमें पर डे कितना राशन उनको देना चाहिए, तो स्टार लगा के लिख लेना। पशुओं को पालने के लिए प्रतिदिन 1 किलो राशन देना चाहिए। 1 किलो राशन तो हमें देना ही देना है, राशन देना चाहिए। ये तो हम देंगे ही देंगे पशुओं को पालने के लिए, आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और वर्ड आपके आता है, इसको स्ट्रीमिंग अप बोला जाता है मेरे दोस्तों। क्या बोला जाता है? स्ट्रीमिंग अप। अब स्ट्रीमिंग अप क्या होता है सर? यहां से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, हमने पढ़ा भी है कि स्ट्रीमिंग अप क्या होता है, लेकिन समझ में नहीं आया। तो ध्यान से सुनना। जब पशु ज्ञाबिन हो और 6 महीने उसके निकल जाए, तो 6 महीने पश्चात उसको पर डे के हिसाब से हमें 1 किलो राशन देना चाहिए। इसी को स्ट्रीमिंग अप कहा जाता है। अगर आप इसकी परिभाषा नोट करोगे तो कैसे करोगे? गर्भित पशु को छठे माह से 1 किलो अतिरिक्त चारा देना या बाटा देना, बाटा देना क्या कहलाता है? स्ट्रीमिंग अप। तो उसमें नोट करोगे, कैसे नोट करना है परिभाषा? गर्भित पशु को छठे माह से 1 केजी अतिरिक्त दे रहा हूं मैं यहां पर, याद रखना। अतिरिक्त बाटा देना क्या कहलाता है? इसी को दोस्तों हम बोलते हैं स्ट्रीमिंग अप। क्या बोलते हैं? स्ट्रीमिंग अप बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। बहुत आसान है। जिन बच्चों ने पूरा का पूरा फोकस इस वीडियो को दिया है, इस बोर्ड पर रखा है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उनको सबको समझ में आया होगा ये वीडियो लेक्चर। अभी पशु आहार हमारा खत्म नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे चारा संरक्षण। चारा संरक्षण या फॉडर कंजर्वेशन क्या होता है? तो देखो, वर्ष भर आपको पता है कि हरा चारा उपलब्ध नहीं होता। जैसे बारिश का जो मौसम है, इसमें काफी ज्यादा हरा चारा उपलब्ध हो जाता है। तो इस काफी ज्यादा हरे चारे को क्या करता है किसान? भविष्य के लिए जब हरा चारा नहीं होता है, उस केस के लिए स्टोर कर लेता है, संरक्षित करता है, उसको बचा के रखता है ताकि पोषक तत्व बने रहे, और बाद में हम क्या करें? पशुओं को उस चारे को दे दे। इसी को चारा संरक्षण कहा जाता है। और चारा संरक्षण की विधियां आपसे पूछी जाती है, और जो चारा संरक्षण की विधियां हैं, ये 2 आती है आपके। कितनी आती है? 2 आती है। कौन कौन सी आती है? नाम आपको भी पता है ना। एक तो साइलेज आता है और एक है आता है। अब साइलेज से भी क्वेश्चन आता है और है से भी क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है ये भी बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं चारा संरक्षण, और इसके अंदर हेडिंग लगा लीजिए। क्या बोलो? साइलेज आपको हेडिंग लगाना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, बोलो बोलो क्या पढ़ेंगे? है पढ़ेंगे। तो फटाफट से आप हेडिंग लगा लो, साइलेज। साइलेज दोस्तों मैं बात कर रहा हूं किसकी? यहां पर साइलेज की बात कर रहा हूं। आपने कई बार सुना होगा कि सर साइलेज होता क्या? तो बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। देखो, साइलेज क्या होता है? ऐसा दबा हुआ हरा चारा होता है जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व अच्छे तरीके से बने रहते हैं।
ऐसे चारे को ही क्या कहा जाता है, साइलेज कहा जाता है। ऐसे समझ में नहीं आया, समझा के जाओ। देखो साइलेज कुछ भी नहीं होता। साइलेज में क्या करते हैं, एक गड्ढा कर दिया जाता है, उस गड्ढे में चारे को मतलब परिरक्षित किया जाता है किण्वन करवा के। ऐसे चारे को ही हम क्या बोलते हैं, साइलेज बोलते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया तो आओ बोर्ड पे समझाता हूं। पहले परिभाषा नोट करोगे, वह दबा हुआ चारा, वह दबा हुआ चारा, दबा हुआ चारा जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व, जिसमें चारे के सभी पोषक तत्व मौजूद हो, जिसमें जिसमें चारे के सभी पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व मौजूद हो, मौजूद हो, उसी को क्या कहा जाता है, साइलेज कहा जाता है। एक बार फिर से बोल रहा हूं, यहां पर मैंने बोला है दबा हुआ, इसको हम जमीन में दबा देते हैं, ठीक है ना। वह दबा हुआ चारा इसमें चारे के सभी पोषक तत्व क्या हो, मौजूद हो, ऐसे चारे को ही हमने क्या बोला है, साइलेज बोला है। आइए और डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। हरे चारे को हम क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से हवा रहित गड्ढों में किण्वन क्रिया के द्वारा परिरक्षित या संरक्षित करते हैं। ऐसे चारे को ही क्या कहा जाता है, साइलेज कहा जाता है। सब समझ में आएगा, बस थोड़ा है ना सब्र रखे, सब्र का फल मीठा होता है और मीठा होगा वाकई में, ठीक है। ये मीठी भी होती है और खट्टी भी होती है, दोनों बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और लगा के एक और परिभाषा नोट करो, और यही परिभाषा आपके लिए काम की है। ये परिभाषा तो बच्चों वाली परिभाषा है कि हाँ एक दबा हुआ चारा है, इसमें सारे के सारे पोषक तत्व उपस्थित है, उसी को हमने साइलेज बोल दिया। लेकिन डिटेल में किस तरीके से इसको समझेंगे, तो उसमें नोट करोगे, वह चारा, एरो लगा के नोट करना, हरे चारे को, हरे चारे को प्राकृतिक रूप से, कैसे मेरे दोस्तों, प्राकृतिक रूप से हवा रहित गड्ढों में, हवा रहित गड्ढों में क्या करते हैं, हवा रहित गड्ढों में किण्वन द्वारा, किण्वन क्या होता है ये भी समझाऊंगा, किण्वन द्वारा परिरक्षित या फिर संरक्षित करना ही साइलेज कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। सर नहीं आया, समझाओ डिटेल में। देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे दोस्तों एक गड्ढा बनाएंगे और इस गड्ढे के अंदर क्या कर देंगे हरा चारा डाल देंगे। हरा चारा डालकर इसके ऊपर क्या कर दी जाती है मेरे दोस्तों, मिट्टी डाल दी जाती है। क्या डाल दी जाती है, मिट्टी डाल दी जाती है। इसकी वजह से गड्ढा कैसा हो गया, हवा रहित गड्ढा हो गया। ध्यान से समझना, पूरा फोकस बोर्ड पे बनाना। ये गड्ढा कैसा है, हवा रहित गड्ढा है। इसमें क्या है, दबा हुआ चारा है। और याद रखना जब दबा हुआ चारा है तो इसमें क्या होगी, किण्वन प्रोसेस होगी। क्या होगी, किण्वन प्रोसेस होगी। और इस प्रोसेस होने की वजह से इसमें क्या बनेगा, इसमें बनता है मेरे दोस्तों लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल। अभी पूरा समझ में आएगा। साथ में ही बनता है CO2। और ये दोनों क्या करती है, इसमें परिरक्षित का काम करती है। सर परिरक्षित क्या होता है ये भी समझाऊंगा, बस 2 मिनट आप मुझे दे दो, ठीक है। अब ध्यान देना, बोर्ड पर पूरा का पूरा फोकस बनाए रखना, तब जाके चीजें समझ में आएगी। बात करें साइलेज। साइलेज एक क्या है, प्राकृतिक रूप से ऐसा चारा है जिसको हम क्या कर रहे हैं, गड्ढे में दबा रहे हैं। और ये गड्ढा कैसा है, हवा रहित है, क्योंकि हमने चारा गड्ढे में भरा, ऊपर से मिट्टी हमने डाल दी, जिसकी वजह से दबा हुआ और हवा इसके अंदर नहीं आती, ठीक है। अब चारा संरक्षित कैसे रहेगा, आपने अचार खाया है, आपने हॉर्टिकल्चर पढ़ा होगा, और हॉर्टिकल्चर के अंदर आपने प्रिजर्वेशन पढ़ा होगा, परिरक्षित करना, किसी भी चीज को खराब होने से बचाना। तो कैसे बचाते हैं, जब हम अचार गलाते हैं तो जो अचार का डिब्बा होता है आपने देखा होगा, उसमें तेल भरा हुआ रहता है, या हम नमक में भी उसको डालते हैं। तो जो तेल भरा हुआ रहता है, जहां तक तेल भरा है ना, वो तेल परिरक्षित का काम कर रहा है। कहने का मतलब है जो केरी है उसको खराब होने से बचा रहा है। आपने देखा हो, अगर उसमें से एक केरी भी ऊपर निकल जाती है ना तेल के ऊपर, तो यहाँ पर फफूंद जमा हो जाती है। फफूंद क्यों जमा हुई, क्योंकि तेल नहीं है और तेल परिरक्षित का काम कर रहा था। जहां तक डूबी हुई रहेगी वहां तक वो सुरक्षित है। लेकिन इस चारे को खराब होने से कैसे बचाए, तो खराब होने से हम किस तरीके से बचा रहे हैं कि हमने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे के अंदर क्या किया, हरा चारा हमने दबा दिया, गड्ढे को बंद कर दिया ताकि कोई हवा नहीं जा सके। और जब हवा नहीं जाएगी
तो जीवाणु के द्वारा इसमें किण्वन क्रिया होगी। क्या होगी? किण्वन क्रिया। और जब वो किण्वन क्रिया होगी तो किण्वन क्रिया के फलस्वरूप इसमें क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। और जो लैक्टिक अम्ल है ये परिरक्षित का काम करता है, मतलब प्रिजर्वेशन का काम करता है। यही तो चारे को खराब होने से बचाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए साइलेज में परिरक्षित का काम कौन करता है, तो याद रखना लैक्टिक अम्ल करता है या फिर CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ये दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, अगर ये परिभाषा समझ में आ गई तो पूरा साइलेज समझ में आ गया। सिंपल है, गड्ढा है, हरा चारा हमने डाला, किण्वन क्रिया हुई, लैक्टिक अम्ल बना, परिरक्षित का काम हुआ और बन गया हमारे पास क्या? साइलेज। क्या बन गया? साइलेज। कितने महीने बाद? तो 3 महीने बाद बन जाएगा साइलेज। क्या सर यही क्वेश्चन आता है? नहीं, क्वेश्चन तो कई सारे आते हैं साइलेज से। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पूछा जाता है कि बताइए इसमें शुष्क पदार्थ कितना होना चाहिए, नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसका पीएच कितना होना चाहिए, ये कितने प्रकार की होती है, क्या बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो सबके ऊपर बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लो अच्छे तरीके से। और हाँ, अगर साइलेज समझ में आया हो तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेज ही अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि साइलेज के अंदर शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए? शुष्क पदार्थ मतलब ड्राई मैटर। अगर शुष्क पदार्थ की मात्रा आपसे पूछी जाए साइलेज के अंदर, तो यहां बताना मेरे दोस्त 30 से 40% होनी चाहिए। और स्टार लगा लेना, कितनी होनी चाहिए? 30 से 40% शुष्क पदार्थ की मात्रा। लेकिन यहां पर मैं बात करूं नमी की मात्रा मतलब मॉइस्चर, ये कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 60 से 65%। और ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पहले पूछा गया है। तो स्टार लगा के या एरो लगा के अगला लिखोगे नमी की मात्रा। नमी की मात्रा, मॉइस्चर कंटेंट की मैं बात कर रहा हूं। और ये कितना होना चाहिए? साइलेज में 60 से 65% होना चाहिए। बच्चा यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात चल रही है किसकी? ये बात चल रही है साइलेज की बात चल रही है मेरे दोस्त। किसकी बात चल रही है? साइलेज। साइलेज में शुष्क पदार्थ 30 से 40 और नमी की मात्रा 60 से 65। अब थोड़ा दिमाग लगाना, कंफ्यूज क्यों होते हो यार? जब हमने चारे को गड्ढे में गाड़ दिया, अच्छे तरीके से हवा रहित गड्ढों में रख दिया है, तो एक बात बताओ उसमें नमी की मात्रा ज्यादा होगी कि नहीं होगी? नमी कब सूखती है? जब हवा लगेगी। लेकिन ये तो सूख ही नहीं रहा, तो इसीलिए नमी की मात्रा ज्यादा होगी और शुष्क पदार्थ की मात्रा क्या होगी? कम होगी, 30 से 40। जबकि है में जस्ट अपोजिट होता है में 15% नमी की मात्रा होती है। तो कंफ्यूज मत होना, बस थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना है कि सर गड्ढों में है तो नमी तो बनी रहेगी ना 3 महीने के लिए। और कितनी बनी रहेगी? ज्यादा बनी रहेगी। कितनी? तो 60 से 65% बनी रहेगी। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं। एक और एरो लगा के आप लिखोगे कि साइलेज का पीएच मान कितना होता है। साइलेज का पीएच मान भी आपसे पूछ लिया जाता है। 4.2 से लेकर 4.6 होता है, कई किताबों में 3.8 से 4.6 मिलेगा। कंफ्यूज मत होना, वो 19-20 वाली बात है। इतना तो दिमाग हम भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें नोट करोगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। साइलेज का पीएच मान मैं आपसे पूछ रहा हूं। और पीएच मान में मैंने आपको क्या बताया? मैंने बोला कि 4.2 से 4.6 या 4.5। कहीं किताबों में अगर आपको 3.8 से 4.5 मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। बस इस पर फोकस करना, इस पर पीएच मान कितना होगा? 4.2 से 4.5 होता है। अब हम बात करेंगे कि साइलेज जो है, साइलेज बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है और जहां पर साइलेज बनाया जाता है उनको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि साइलेज बनाने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है। अब सबको पता होगा कि सर इसको साइलोइंग कहा जाता है, लेकिन इसको इनसाइलोइंग भी कहा जाता है। 2 वर्ड मैंने आपको बोले हैं, दोनों याद रखने हैं अच्छे से, तब जाके एग्जाम में सही आंसर आप दे पाओगे। वैसे तो कहने को छोटा सा टॉपिक है पशु आहार, तो क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन कहीं सारे बनते हैं। और बिल्कुल अच्छे से फोकस बनाए रखो, एक एक चीज बता के जाऊंगा। पशुपालन का द एंड चल रहा है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर या एग्रोनॉमी स्टार्ट कर दूंगा अकॉर्डिंग आपके डिमांड के। क्या आपकी डिमांड क्या है? आप एग्रोनॉमी पहले पढ़ना चाहते हो या हॉर्टिकल्चर पहले पढ़ना चाहते हो? ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। साइलेज बनाने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? जो इसकी जो प्रक्रिया है या क्रिया है इसको बोला जाता है साइलोइंग। क्या बोला जाता है? साइलोइंग। अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में भाई थोड़ी सी इंग्लिश कमजोर है, इसको बोलेंगे साइलोइंग, ठीक है। और इसके अलावा साइलोइंग या
या इनसाइलोइंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनसाइलोइंग भी बोला जाता है, इनसाइलोइंग। याद रखोगे। तो इसकी जो क्रिया होती है उसको साइलोइंग या इनसाइलोइंग कहा जाता है। और याद रखना, जिस स्थान पर वो हवा रहित जो गड्ढा मैंने बनाया था उसको साइलो कहा जाता है। जो हवा रहित गड्ढा बनाया था ना मैंने यहाँ पर, इसके अंदर हमने क्या भरा था? चारा भरा था। क्या भरा था? चारा। चलिए अगले बोर्ड पे समझाता हूं थोड़ा सा। ये है गड्ढा, ठीक है, जिसमें हमने क्या भर दिया था? चारा भर दिया था। क्या भर दिया था मेरे दोस्तों? अच्छे से कुट्टी बना के भरना है, ऐसा नहीं पूरा का पूरा डाल दो। कौन कौन सी फसलों की बनाई जाती है? मक्का की बनाई जाती है, ठीक है। ये, और इसको हमने क्या कर दिया? मिट्टी के जरिए पैक कर दिया अच्छे तरीके से। मिट्टी से नहीं, जरूरी नहीं मिट्टी से आप पैक करो, किसी से ही पैक कर दो, ठीक है। इस तरीके से मैंने पैक कर दिया। तो जिस स्थान पर ये हवा रहित गड्ढा है, कैसा है? हवा रहित गड्ढा, हवा रहित गड्ढा। और इस हवा रहित गड्ढे को मैंने क्या बोला? साइलो बोला। क्या बोला मेरे दोस्त? साइलो। याद रखोगे। और जो प्रक्रिया है उसको मैंने साइलोइंग बोल दिया, याद रखोगे। इसके अलावा बीच में क्या है? चारा है। कौन सा है? जैसे मक्का हो सकता है, जई हो सकती है, ठीक है। मक्का से सबसे बेस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसलें कौन सी है, तो आपका आंसर जाएगा मक्का है, ठीक है। उसकी बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो साइलो हैं ये भी मेरे दोस्त तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपने नाम सुना होगा। तो साइलो खाई का नाम सुना होगा, साइलो पिट्स, साइलो गर्त, ठीक है, ऐसे नाम आपने सुने होंगे। तो ये तीन प्रकार के होते हैं साइलो भी। एक तो होता है साइलो टावर। क्या होता है मेरे दोस्तों? साइलो टावर, समझेंगे क्या होता है। इसके अलावा साइलो ट्रंच आता है। क्या आता है मेरे दोस्तों? साइलो, साइलो ट्रंच। ट्रंच मतलब होता है मेरे दोस्तों खाई। क्या होता है? खाई। और एक आता है साइलो पिट्स, जिसको साइलो गर्त हम बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? साइलो, साइलो गर्त या साइलो पिट्स भी इसको कहा जाता है। अब समझते हैं कि जो साइलो है, जिस स्थान पर चारा हवा रहित जो जगह है उसको साइलो बोला। साइलो तीन प्रकार के। साइलो टावर क्या होता है? तो टावर में इस तरीके की संरचना में चारे को संरक्षित किया जाता है, इस तरीके से टावर बना दिया जाता है। और याद रखना, भारत में इसका प्रयोग साइलो बनाने के लिए नहीं किया जाता। और भारत में इन दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। खाई, एक तो खाई नुमा बना दी जाती है इस तरीके से, और साइलो गर्त में एक गहरा गड्ढा बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से इस गड्ढे के प्रकार हैं जो मैंने आपको बताया। बाकी इन दोनों का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो इंडिया में इन दोनों से ही साइलेज बनाई जाती है। ये आपको याद रखना है। और आई होप आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब तक मैंने समझाया कि साइलो क्या होता है? गड्ढा होता है हवा रहित जहां पर साइलेज को बनाया जाता है। और सर ये गड्ढा भी तीन प्रकार का होता है। एक तो साइलो टावर होता है, एक साइलो ट्रंच होता है, एक साइलो गर्त या साइलो पिट्स होता है। याद रखोगे। इसके अलावा हमने देखा कि ये जो दो हैं, इन दोनों को ही भारत में काम में लिया जाता है, बाकी इसको विदेशों में काम में लिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और साइलेज के बारे में जानते हैं कि साइलेज कितने महीने में बनकर तैयार हो जाता है। अगर हम बात करें समय की, समय तो 3 माह में। कितने माह में? 3 माह में। या फिर याद रखना है 12 सप्ताह। क्या याद रखना है मेरे दोस्त? 12 सप्ताह। हो सकता है वो आपसे महीने में पूछे या फिर सप्ताह में पूछे। हमने दोनों में ही याद कर लिया है कि सर साइलेज कितने समय में बनता है? 3 महीने में बनता है या 12 सप्ताह में बनता है। अगर अधिकतर में बात करूं तो ये जो बारिश का मौसम है इस समय ही साइलेज को अच्छे से बनाया जाता है। और दिसंबर जनवरी फरवरी आते आते इसको खिला दिया जाता है। बड़ी स्वादिष्ट होती है। पशु जानते हैं कि कितना मजा आता है उनको, क्योंकि सारे के सारे पोषक तत्व हैं, सब कुछ अच्छे से इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसके अलावा जो फसलें हम लेंगे, इसके लिए मुख्य फसलें कौन कौन सी है? फसलें तो याद रखना, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, स्टार लगा लेना। मक्का सबसे बेस्ट है। क्या मेरे दोस्तों? मक्का सबसे बेस्ट है, याद रखोगे। तो मक्का, इसके अलावा ज्वार है, इसके अलावा जई है, आदि फसलों से साइलेज बनाया जाता है। इसमें मक्का पर तो स्टार लगा लेना। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि बताइए साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मक्का, ज्वार, जई, बरसीम। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बरसीम लगा के आ जाएंगे। बरसीम या रिजका है में याद रखना है। और यहां पर स्टार लगा लेना है। किस पर? की सर मक्का, जियामेज की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? जियामेज, मक्का की बात कर रहा हूँ। तो मक्का से क्या बनाया जाता है? साइलेज बनाया जाता है। सबसे उपयुक्त फसल है। मतलब कहने का मतलब है दूधिया अवस्था आने पर या उससे पहले ही इस फसल को काट कर गड्ढों में दबा दिया जाता है। अगर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए तो नोट कर लेना।
जब दानों में दूध बनने लग जाए उस समय ही आपको काट कर इसको गड्ढों में दबा देना है। अब हम बात करते हैं कि जो साइलेज है ये कितने प्रकार की होती है। तो याद रखना सिंपल सा फंडा है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मीठी साइलेज। कौन सी साइलेज मेरे दोस्तों? मीठी साइलेज होती है। और एक होती है अम्लीय साइलेज। कैसी होगी? अम्लीय साइलेज। अब समझना कि मीठी साइलेज क्या होती है। तो सीधा सा फंडा है, मीठी साइलेज ऐसी साइलेज होती है जिसमें दुग्धा अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, मतलब लैक्टिक अम्ल ज्यादा होता है, प्लस जो अम्ल है वो कम होता है, मतलब खट्टापन कम होता है। ये मीठी होती है। तो मीठी क्यों होती है? क्योंकि मेरे दोस्त इसमें क्या है, दुग्धा अम्ल की मात्रा ज्यादा है। ऐसी साइलेज को मीठी साइलेज बोलेंगे। स्वाद कैसा होगा? मीठा होगा। जबकि अम्लीय की अगर हम बात करें तो उसमें एसिटिक अम्ल की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी मेरे दोस्तों। किसकी? एसिटिक अम्ल की मात्रा। एसिटिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी। लेकिन सर कम क्या होगा? तो याद रखना दुग्धा अम्ल में, यहां पर मीठी साइलेज में दुग्धा अम्ल की मात्रा ज्यादा है, तो कहने का मतलब है यहां पर एसिटिक अम्ल की मात्रा क्या होगी? कम होगी। जबकि यहां पर जो दुग्धा अम्ल है, दुग्धा अम्ल, इसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। यह आपको याद रखना है। ये स्वाद में कैसी होती है? थोड़ी खट्टी होती है, जबकि स्वाद में कैसी होती है? मीठी होती है। रीजन? क्योंकि सर इसमें दुग्धा अम्ल ज्यादा है और इसमें एसिटिक अम्ल ज्यादा है। तो एसिटिक ज्यादा है इसीलिए ये अम्लीय है, और ये मीठी इसलिए है क्योंकि इसमें दुग्धा अम्ल ज्यादा। तो दोस्तों ये था आपके साइलेज, और आई होप आपको साइलेज अच्छे से समझ में आया होगा। मैं पढ़ा रहा हूं आपको पशु आहार, याद रखना है अच्छे से, एक एक चीज को याद रखना है, रजिस्टर में नोट करते हुए चलना है, और वीडियो को लाइक शेयर करना है। और हाँ, ऐसे ही मत चल जाना, कमेंट करके जरूर जाना। अगर आपके मन में कुछ भी नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखना, या आप बता सकते हो कि वीडियो आपको कैसा लगा, किस तरीके से समझ में आया। कोई ओपिनियन अगर आपको देना है वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी हम बात करेंगे है मेकिंग की। किसकी बात करेंगे? ये तो साइलेज हो गया, मैंने बताया था ना चारा संरक्षण। इसकी दो विधियां, एक तो साइलेज है और एक दूसरा आपके है मेकिंग है। तो चलिए बात करते हैं है के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे मेरे दोस्तों? है, हेडिंग लगा लीजिए है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? सू की कास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कई सारे नाम है जो आप पहली बार सुनोगे। मैं बात कर रहा हूं किसकी? है की बात कर रहा हूं। है, इसी को सू की, इसी को सू की खास, या फिर याद रखना है, क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? है। तो ये आपको याद होना चाहिए। बात करें है क्या होता है। अच्छा, साइलेज में क्या था? दबा हुआ चारा था, हवा रहित गड्ढों में था, जिसको हमने क्या बोला था? साइलेज बोला। इसमें क्या होगा? इसमें सूखा चारा होता है, चारे को सुखाया जाता है लेकिन हरापन उसके अंदर बना रहता है, ऐसे चारे को ही है कहा जाता है। अगर आपने फोटोज में या जो विदेश के कई सारे वीडियोस आते हैं उनमें देखा होगा, गोल गोल बंडल बने होते हैं चारे के फसल काटने के बाद, ठीक है। उन वो बंडल जो होते हैं वही आपके क्या होते हैं? है होते हैं। अलग अलग शेप उनको दे दिया जाता है अलग अलग मशीनों से। आइए डिटेल में जानते हैं क्या होता है। एक ऐसा सूखा चारा जिसमें नमी की मात्रा कम होगी, जबकि साइलेज में नमी की मात्रा क्या थी? ज्यादा थी। परिभाषा नोट करेंगे, ऐसा सूखा चारा, ऐसा सूखा चारा जिसमें जिसमें नमी की मात्रा, जिसमें नमी की मात्रा कम होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? जिसमें नमी की मात्रा कम होती है, कम होती है, बोलो क्या कहलाता है? है कहलाता है। या इसके अलावा एक और डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो, हरे चारे को क्या करते हैं? फूल आने से पहले ही काट कर सुखा लिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है कहा जाता है। ये परिभाषा बहुत सिंपल है। ऐसा सूखा चारा जिसमें नमी की मात्रा कम होती है, करीबन करीबन 15% से भी कम होती है, ऐसे चारे को ही है कहा जाता है। एक और डेफिनेशन आप नोट करोगे, हरे चारे को फूल आने की अवस्था पर और लगा लेना है यहाँ पर, ठीक है। क्या लगा लोगे? और लगा लोगे। हरे चारे को, हरे चारे को फूल आने की अवस्था पर, अवस्था समझ में आ रहा है दोस्तों? अवस्था पर काटकर खुली जगह पर, काटकर खुली काटकर खुली जगह पर संग्रहित संग्रहित करना, संग्रहित करना ही है कहलाता है, है कहलाता है। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। साइलेज तो बहुत ज्यादा हमने देखा है कि गड्ढा बनाएंगे,
गड्ढे में चारा डालेंगे, फिर उसको दबाएंगे, हवा नहीं जानी चाहिए, ऐसा हम उसको कर देंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने हरा चारा लिया, सॉरी सूखा हुआ चारा लिया, ठीक है, या सूखा हुआ चारा है या फिर हरा चारा जो हम लेंगे उसको काट कर क्या कर देंगे, सुखा देंगे एक अच्छी जगह पर, ठीक है। फूल आने से पहले हम उसको काटेंगे और उसी चारे को हम क्या बोल रहे हैं, है बोल रहे हैं। चलिए इसके बारे में और डिटेल में हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, तो यहाँ पर नमी की मात्रा और शुष्क पदार्थ आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा नमी की मात्रा। नमी की मात्रा जो साइल है होता है दोस्तों, इसमें नमी की मात्रा 15% से कम होती है। कम कैसे होगी, अब बच्चा कंफ्यूज होता है, साइलेंस है में आपको नहीं होना है। क्यों? क्योंकि है सर सूखा हुआ चारा है। अब जो ऑलरेडी सूखा हुआ है उसमें तो नमी सर कमी रहेगी ना, इतना तो दिमाग हम भी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगाना ही पड़ेगा आपको दिमाग। इसके अलावा मैं बात करूं शुष्क पदार्थ, शुष्क पदार्थ, अब यार शुष्क पदार्थ भी ज्यादा होगा क्योंकि जब नमी की मात्रा ही कम है तो शुष्क पदार्थ ज्यादा होगा। कितना होगा, तो ये होता है 80 से 85%। कितना होता है मेरे दोस्त, 80 से 85% होता है। ये अच्छे से याद रखना है। शुष्क पदार्थ कितना, 80 से 85%, नमी की मात्रा कितनी, 15%। इसके अलावा हम बात करें कि साइलेज बनाने के लिए मुख्य फसलें कौन कौन सी है। मुख्य फसलें, तो मुख्य फसलें आपको याद रखना है बरसीम और रिजका है मेरे दोस्तों। क्या है, बरसीम, बरसीम व रिजका आपको अच्छे से याद रखना है। ये दो मुख्य फसलें हैं जिनके द्वारा है बनाया जाता है। इसके अलावा ग्वार है, मूंग है, या जो दलानी फसलें हैं वो आप ले सकते हो। ग्वार हो गया, ठीक है, इसके अलावा मूंग हो गया, व दलहनी फसलें, इनके द्वारा भी है आप बना सकते हो। लेकिन है बनाने के लिए जो सबसे मुख्य फसलें हैं वो आपके कौन सी है, वो है बरसीम और रिजका। ये दोनों फसलें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए बात करते हैं, अब यहाँ पे है के प्रकार पूछे जाते हैं, लेकिन लिखवाऊंगा नहीं, बस समझाऊंगा, अगर आप चाहो तो नोट कर लेना। एक तो है होती है फलीदार है। फलीदार है क्या होती है, जो लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती है इनसे जो है बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं फलीदार है। इसमें रिजका और बरसीम आता है, इसके अलावा लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें आती है। एक होती है आपके अफलीदार है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, फलीदार के अलावा फलीरहित है आप बोल दो या अफलीदार बोल दो। कहने का मतलब है जो हर एक घास फूस से बनाई जाती है जिनमें फलियां नहीं पाई जाती है वो होती है आपके फलीरहित है या अफलीदार है। इसमें जितने भी घास है, सेवन घास हो गया, नेपियर घास हो गई, धूप घास हो गया, इनसे जो है बनाई जाती है वो आपके फलीरहित में आती है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आता है अनाज वाली फसलों की है। इसमें क्या होता है, जो अनाज वाली फसलें हैं जैसे कि जो जई, बाजरा, मक्का, ज्वार, इनसे जो है बनाई जाती है वो कौन सी है कहलाएगी आपके, बोलो, वो आपकी कहलाएगी अनाज वाली फसलों की है। एक आती है मिश्रित है। मिश्रित है में क्या होगा, फलीदार और अफलीदार दोनों को मिक्स करके, दोनों फसलों को मिक्स करके जो है बनाई जाती है वो आपके कौन सी होती है मेरे दोस्तों, वो होती है आपके मिश्रित है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब एक तीसरा टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आता है, सूखे चारे को यूरिया द्वारा उपचारित करना। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो स्टार लगा के नोट करोगे, सूखे चारे को यूरिया द्वारा उपचारित करना। एक भी नहीं छोड़ के जाऊंगा, इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूं ताकि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। सूखे चारे, सूखे चारे को यूरिया द्वारा, यूरिया द्वारा उपचारित, उपचारित करना। अब सर यूरिया द्वारा उपचारित क्यों करेंगे, एक बात पहले तो आप हमें ये बताओ, फिर आगे का ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। ध्यान रखना, यूरिया द्वारा सूखे चारे को उपचारित क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है मेरे दोस्तों ताकि जो सूखा चारा है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, उसमें पोषक तत्वों को बढ़ाया जा सके। आपने देखा होगा यूरिया में नाइट्रोजन होता है, तो सर नाइट्रोजन भी बढ़ेगा चारे के अंदर, और नाइट्रोजन बढ़ेगा तो पशुओं के अंदर जाएगा, ठीक है। कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब इसमें बात करेंगे। सूखे चारे को उपचारित यूरिया से क्यों करते हैं, सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये बनता है, इसका आंसर हमारे पास है कि सर हमें उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। जब भी हम यूरिया से सूखे चारे को उपचारित करते हैं तो उसकी गुणवत्ता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो याद रखोगे इसमें गुणवत्ता, गुणवत्ता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाती है, इसलिए हम सूखे चारे को किससे उपचारित करते हैं, यूरिया से। अब कितना घोल का प्रयोग हम करते हैं, तो याद रखना 1 से 2% घोल बनाएंगे यूरिया का, उससे सूखे चारे को उपचारित करके 21 दिन के लिए ढक देते हैं, जिससे वो चारा क्या हो जाता है, उपचारित हो जाता है।
यहां से जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ गोल का आता है, कितना कि गोल कितना लेंगे, तो 1 से 2% का गोल लेंगे और कितने दिन के लिए, तो 21 दिन के लिए ढकते हैं, 21 दिन के लिए ढकते हैं। बस यही है, और यहीं से क्वेश्चन आता है कि यूरिया से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि कितना % का घोल लेंगे, तो 1 से 2%, और कितने दिन के लिए, तो 21 दिन के लिए। ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे जो चारा विषाक्तता होती है, विषाक्तता मतलब विष बन जाता है चारों के अंदर, और यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किस तरीके का विष किस में पाया जाता है। तो बस 5 मिनट और दे दो जिसमें टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। जैसे आपने सेपोनिन का नाम सुना होगा, डोसीपोल का नाम सुना होगा, एचसीएन दूरिन का नाम आपने सुना होगा। आखिर ये नाम आते कहां से हैं और क्या है, किस तरीके से पशुओं के लिए हानिकारक है, तो समझते हैं। हेडिंग लगाओगे, आहार विषाक्तता वाले पशु आहार, आहार विषाक्तता वाले पशु आहार कौन कौन से हैं जिनसे पशुओं के अंदर विष जा सकता है और पशु बीमार हो सकते हैं या पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे ज्वार की। किसकी बात करेंगे, ज्वार का नाम आपने सुना होगा, ज्वार में दूरिन नाम का विष बनता है, ठीक है। वो क्यों बनता है और पशुओं को क्यों नहीं देना चाहिए, तो याद रखोगे कुछ एंजाइम द्वारा हाइड्रोलाइसिन बनता है इसके अंदर, नोट करोगे, समझाऊंगा अभी। कुछ एंजाइमों द्वारा ज्वार में हाइड्रोलाइसिन बनता है, और इस हाइड्रोलाइसिन की वजह से क्या होता है, इस हाइड्रोलाइसिन की वजह से दूरिन नामक विष बनता है। हाइड्रोलाइसिन होने से दूरिन, याद रखोगे दूरिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसाइनिक अम्ल भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं मेरे दोस्तों हाइड्रोसाइनिक अम्ल भी कहा जाता है, जिसको HCN। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ, स्टार लगा लेना। क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि बताइए ज्वार के अंदर कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है, तो सीधा सीधा याद रखोगे HCN, हाइड्रोलाइसिन अम्ल पाया जाता है, जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है, अगर 3% से ज्यादा हो जाए। तो याद रखना, जो टोटल पशु आहार होता है उसमें ज्वार की मात्रा 3% से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। क्वेश्चन फिर बनता है, तो नोट लगा के लिखोगे संपूर्ण आहार में, यहीं पर नोट लगा लेना, संपूर्ण आहार में ज्वार की मात्रा 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा दूरी चला गया अंदर तो समझना क्या हो जाएगी, पशु की मृत्यु हो जाएगी। तो पहला हमने देखा यहाँ पर किसके अंदर, ज्वार के अंदर। क्वेश्चन पूछेगा HCN सीधा सीधा कि कौन सा विषैला पदार्थ बनता है, तो हाइड्रोसाइनिक अम्ल, या इसी को हमने दूरीन बोला है या इसी को HCN बोला है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे बिनोला की खल। बिनोला, कपास की बात कर रहा हूं, बिनोला की खल, और इसके अंदर कौन सा विषैला पदार्थ होता है, बोलो बोलो, गोसिपोल होता है। कई बार पूछा गया है, क्या होता है, गोसिपोल। सीधा सीधा आप याद रखोगे गोसिपोल, ये याद रखना है, ये विषैला तत्व है इसके अंदर। इसके अलावा तीसरे नंबर पर दोस्तों मैं बात करूंगा मूंगफली। जो मूंगफली है ग्राउंड नट, इसके अंदर बनता है अफ्लाटॉक्सिन, और ये एस्परजिलस कवक की वजह से होता है। क्या बनता है, अफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन क्या लिखोगे मेरे दोस्तों, यहां पर लिखोगे एफ्लाटॉक्सिन। और ये जो एफ्लाटॉक्सिन बनता है ये किसकी वजह से बनता है, तो एस्परजिलस फ्लेविस नामक एक कवक होता है उसकी वजह से। एस्परजिलस फ्लेविस नामक कवक की वजह से। आपने देखा होगा जब हम मूंगफली को खाते हैं तो कई बार उसमें फफूंद होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एस्परजिलस फफूंद होती है, और इसी की वजह से वो मूंगफली का टेस्ट हमें बहुत खराब लगता है। वो एक विष होता है, अगर उसको ज्यादा खा लिया जाए तो पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो याद रखोगे मूंगफली में क्या बनता है, एफ्लाटॉक्सिन बनता है,
इसके अलावा बिनोलाई खल में गॉसिपॉल बनता है और ज्वार में क्या बनता है, दूरिन बनता है। इसके अलावा रिजका, रिजका आप याद रखोगे, रिजका पशुओं को हम खिलाते हैं, काफी ज्यादा खिलाते हैं सर्दियों के अंदर। इसमें जो विष बनता है उसको बोलते हैं सेपोनिन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, सेपोनिन बोलते हैं। और याद रखना जो ग्याबिन पशु हैं, जो गर्भित पशु हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। गर्भित पशुओं को न खिलाए, याद रखोगे। तो ये आपको याद रखना। ये था कुछ विषैले पदार्थ जो चारे से संबंधित थे, जो मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको आंसर दिया जाएगा। और हाँ, जिन्होंने अब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन जरूर कर ले। जिन्होंने इंस्टाग्राम पर कैप्टन एग्रो को फॉलो नहीं किया है, फॉलो जरूर कर ले, क्योंकि वहां पर भी आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई सारे वीडियोस मिलते हैं। और हाँ, दिल से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और सभी स्टूडेंटों को अधिक से अधिक शेयर करना है। अगर 100 स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो 100 को शेयर करना है। शेयर जितना ज्यादा करोगे उतना ही अच्छा होगा दोस्तों। तो बिल्कुल लाइक शेयर करते रहे। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान लिखकर जरूर जावे, या अपनी कोई भी राय या ये वीडियो कैसा लगा ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय।